सोचिए, अगर पैसे के बारे में हमें जो कुछ भी सिखाया गया वो सब गलत हो तो। जी हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की जबरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड बिल्कुल यही सवाल खड़ा करती है। ये किताब पैसों को लेकर हमारी सोच को, मतलब जो पारंपरिक ज्ञान है ना, उसको सीधे सीधे चुनौती देती है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये किताब हमें सिखाती क्या है। ये लाइन इस किताब का कह सकते हैं पूरा सार है। और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये पैसे को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। देखिए, बात ज्यादा कमाने की नहीं है, बात ये समझने की है कि पैसा आखिर काम कैसे करता है और उससे अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। पूरी की पूरी किताब असल में इन्हीं दो सोच, दो विचारधाराओं के बीच की कहानी है। एक तरफ है पुअर डैड, उनका फोकस किस पर है? सुरक्षा पर, कि भाई एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक फिक्स्ड इनकम आती रहे। और फिर दूसरी तरफ है रिच डैड, जो कहते हैं कि असली चीज है आजादी, संपत्ति बनाना, मालिक बनना। ये दो रास्ते हैं जो बिल्कुल अलग अलग मंजिलों पर ले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियली फंसाए रखती है। मतलब चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें, आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। कियोसाकी इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, रैट रेस। चलिए समझते हैं ये है क्या भला। ये सिर्फ एक सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को घर आओ वाली रूटीन नहीं है। नहीं, ये एक इमोशनल ट्रैप है, एक भावनात्मक चक्र। देखिए, नौकरी खोने का डर लोगों को काम पर टिकाए रखता है, और फिर जैसे ही ज्यादा पैसे आते हैं, ज्यादा पैसे की इच्छा उन्हें और ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देती है। तो ये पूरा का पूरा चक्र जो है ना, वो लॉजिक से नहीं बल्कि डर और लालच जैसी भावनाओं से चलता है। तो ये चक्र शुरू कैसे होता है? ज्यादातर लोगों के लिए कहानी एक जैसी ही है। एक नौकरी मिलती है और महीने के आखिर में अकाउंट में एक सैलरी क्रेडिट होती है। ये है फाइनेंशियल लाइफ का, कह लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है ना? वो सीधा निकल जाता है खर्चों में। टैक्स, किराया, खाना पीना, ट्रैवलिंग, लिस्ट लंबी है। मतलब पैसा एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। इसके बाद क्या होता है? लोग ऐसी चीजें खरीदना शुरू करते हैं जो असल में उनकी जेब से पैसा निकाल रही होती हैं, जैसे एक बड़ा घर, एक नई चमचमाती कार। उन्हें लगता है कि वो एसेट्स बना रहे हैं, अपनी संपत्ति बना रहे हैं, लेकिन कियोसाकी के मुताबिक वो असल में अपनी देनदारियां यानी लायबिलिटीज बढ़ा रहे होते हैं। और बस यही रैट रेस का सबसे बड़ा जाल बिछ जाता है, क्योंकि जैसे ही सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी उसी रेशियो में बढ़ जाते हैं। ज्यादा बड़ी सैलरी का मतलब अक्सर होता है ज्यादा बड़ा लोन, ज्यादा बड़े बिल्स, और नतीजा लोग उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। बस वो चूहे वाला पहिया थोड़ा और तेजी से घूमने लगता है। तो फिर इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रिच डैड का पहला और सबसे जरूरी सबक हमें यही सिखाता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। इसके लिए कियोसाकी अपने बचपन का एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। उन्होंने और उनके दोस्त ने क्या किया। उन्होंने फेंकी हुई पुराने कॉमिक्स इकट्ठा की और अपने बेसमेंट में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी। अब सोचिए, उन्होंने एक ऐसी चीज बना दी, एक ऐसा एसेट जो उनके लिए पैसा कमा रहा था, तब भी जब वो खुद वहां मौजूद नहीं थे। बस यही है पैसे से काम करवाने का असली मतलब। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि पैसे से काम करवाना है, पर उसके लिए चाहिए क्या? इसका जवाब है रिच डैड का दूसरा सबक, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों की समझ। और यकीन मानिए, यही वो नींव है जिस पर दौलत की पूरी इमारत खड़ी होती है। इसकी परिभाषा इतनी सिंपल है कि कमाली है। एसेट यानी संपत्ति क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले, बस इतना ही। सारा खेल कैश फ्लो की दिशा का है, पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। और इसका ठीक उल्टा है लायबिलिटी, यानी देनदारी। कोई भी चीज जो जेब से लगातार पैसा बाहर निकाले, वो एक लायबिलिटी है। बस ये दो आसान सी परिभाषाएं यही रिच डैड की पूरी फिलॉसफी का बेस हैं। और इसीलिए अमीर लोग अपना ज्यादातर समय और पैसा किस चीज में लगाते हैं? ऐसी चीजें खरीदने में जो उनके लिए और पैसा बनाए, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। उनका पूरा ध्यान हमेशा अपने एसेट कॉलम को बड़ा करने पर होता है, न कि सिर्फ अपनी सैलरी बढ़वाने पर। अब आता है वो पॉइंट जहां कियोसाकी पारंपरिक सोच पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। हम सबने सुना है घर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी संपत्ति है ना? लेकिन रिच डैड के नजरिए से सोचिए, अगर कोई घर हर महीने जेब से मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर पैसा निकाल रहा है, तो वो एसेट कैसे हुआ?
वो तो एक लायबिलिटी है। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर। ये वो सबक है जो पिछले सारे आइडियाज को एक साथ जोड़कर एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी में बदल देता है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि प्रोफेशन और बिजनेस, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, प्रोफेशन वो है जो सैलरी के लिए किया जाता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैनेजर है। लेकिन बिजनेस वो है जहां असली संपत्ति बनती है, जहां असली दौलत छिपी होती है। तो अपने बिजनेस पर ध्यान देने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी नौकरी करते रहो। क्यों? क्योंकि उससे बिल भरे जाते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है। लेकिन अपना खाली समय और जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसे अपने एसेट्स कॉलम को बनाने में लगाओ। सीधी सी बात है, प्रोफेशन खर्चे चलाता है और बिजनेस दौलत बनाता है। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है मैकडॉनल्ड्स का। इसके फाउंडर रे क्रॉक ने एक बार कहा था, मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूं, मेरा बिजनेस तो रियल एस्टेट है। सोचिए जरा, वो सिर्फ बर्गर नहीं बेच रहे थे, वो अपनी हर फ्रेंचाइजी के नीचे की जमीन खरीद रहे थे। उनका असली बिजनेस, उनका असली एसेट वो जमीन थी। तो आखिर में ये सब एक चॉइस पर आकर टिक जाता है। एक रास्ता है पारंपरिक, सुरक्षित, जिस पर सब चलते हैं, और एक दूसरा रास्ता है जिस पर कम लोग चलते हैं, एसेट्स बनाने का, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। जैसा कि मशहूर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा, उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, और उसी से सारा फर्क पड़ा। रिच डैड पुअर डैड की फिलॉसफी भी कुछ ऐसी ही है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है, हमारा पैसा कौन सी कहानी कह रहा है? अगर कोई हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखे, हमारी बैंक स्टेटमेंट्स को देखे, तो उसे क्या कहानी दिखेगी? एक ऐसे इंसान की कहानी जो पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता रहा, या एक ऐसे इंसान की जिसने पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया?